सफलता या असफलता किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जीवन में हम बहुत बार हारते हैं, हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति सामने क्यों ना आए, हार के बाद आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक कि हमें असफल होने के बाद दुगने आत्मविश्वास के साथ काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जीत अवश्य मिलेगी। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा से वित्त विधेयक 2024 को सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, सरकार की नीतियों से बढ़ा करदाताओं का विश्वास। अचल संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संशोधित प्रस्ताव से करदाताओं को मिलेगी कर में राहत। कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है सरकार का मकसद। केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले नए विधेयक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में आज करेंगे पेश। वोकल फॉर लोकल अभियान का मुख्य हिस्सा है हथकरघा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हथकरघा को बढ़ावा देना समय की मांग। जलवायु परिवर्तन के खतरे के चलते दुनिया में हथकरघा की और भी बड़ी महत्ता। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए 3 सितंबर को होगा चुनाव। असम, बिहार, महाराष्ट्र की 2-2 सीटें, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट पर चुनाव। 3 सितंबर शाम 5 बजे सामने आएंगे नतीजे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने के लिए 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा। गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक इंजीनियर भी होंगे सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलेगा सम्मान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज पर। और सबसे पहले बात लोकसभा के बारे में। लोकसभा के कामकाज की बात करें तो आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तंबाकू बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए लोकसभा के 6 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए लोकसभा के 1 सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2014 को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। वहीं नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। साथ ही लोकसभा में आज नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। और आइए अब जानते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के कामकाज के बारे में। राज्यसभा में सदस्य कपिल सिब्बल और सुभाष चंद्र बोस पिल्ली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।
विभिन्न मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन प्रतिवेदनों की प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव करेंगे कि वक्फ संपत्तियों से अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली का और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। ये विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जम्मू कश्मीर विनियोग संख्याक 3 विधेयक 2024 और विनियोग संख्याक 2 विधेयक 2024 पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगी। साथ ही ये भी प्रस्ताव करेंगी कि ये विधेयक लौटाया जाए। लोकसभा से वित्त संख्याक 2 विधेयक 2024 को चर्चा के बाद सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए सरकारी संशोधनों के साथ विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को कर राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने के निर्णय पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संशोधित प्रस्ताव से करदाताओं पर टैक्स का भार नहीं बढ़ेगा। Our approach has been that we bring in greater simplification of tax laws and procedures, and that we enable growth and employment in this country. So the twin approach for getting the taxation regime in this country a lot more simpler and technology driven has been the broad principle based on which the proposals have been laid before this august House. We've actually brought in transformational changes in the tax governance in the last decade. So without drastically increasing taxes and minimizing litigation, we have actually helped, I would think, in bringing a simplified taxation regime. In 2023, sir, the slabs for personal income tax were significantly liberalized. All taxpayers had reduced tax liability of 37,500 rupees. This government has again revised slabs in the new regime even now in this budget. Certainly this has an impact on the middle class, I would believe. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in the new regime in this budget. This is an effective relief of up to 17,500 for a salaried employee. This again, I would believe, benefits the middle class. So further, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 rupees to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees who are in private sector and public sector banks, those who are opting for the new tax regime, has been raised from 10% to 14% in this budget. Again, middle class stands to benefit from this as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पूरा स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले नए विधेयक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना है। साथ ही वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना है। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाएगा।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 9 राज्यों की सभी खाली सीटों पर 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा। इनमें असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा से 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसके लिए 14 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और नॉमिनेशन की जांच का काम 22 अगस्त को किया जाएगा। 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव चलेगा। इस दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। असम से कामाख्या प्रसाद तासा, सर्बानंद सोनोवाल, बिहार से मीसा भारती, विवेक ठाकुर अहम नाम है, जबकि हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले और पीयूष गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल, त्रिपुरा से बिप्लब कुमार देव इस बार लोकसभा में जीत कर आए हैं। इसके कारण राज्यसभा की उनकी जो खाली सीटें हैं उन पर भी चुनाव होना है। वहीं तेलंगाना से के केशव राव और ओडिशा से ममता मोहंता ने 5 और 31 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हथकरघा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसे फैशन डिजाइनिंग से जोड़ने की जरूरत है। स्वदेशी आंदोलन की सच्ची भावना में हथकरघा को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हथकरघा उत्पाद प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल पहल का एक प्रमुख घटक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को संबोधित करते हुए आर्थिक राष्ट्रवाद को आर्थिक विकास और आर्थिक स्वतंत्रता का मूल आधार बताया। हथकरघा के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हथकरघा को बढ़ावा देना समय की जरूरत है, देश की जरूरत है और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गृह की जरूरत है। 110 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उस दिन को याद किया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ते के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को और उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ था। 110 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस दिवस को हैंडलूम दिवस किया और आज एक माइलस्टोन डेवलपमेंट है। वी आर हैविंग 10th celebration of this important event. I am confident कि optimal utilization will take place to promote handlooms need of the hour, need of the country, and need of the planet if you think in terms of climate change. I therefore strongly advocate economic nationalism. Economic nationalism is fundamental to our spinal economic growth. Economic nationalism will have 3 impacts. 1, we will save foreign exchange. Second, जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे लोगों से हम काम छीनते हैं, हम उनकी आजीविका पर प्रहार करते हैं। So employment will be generated. और जब ऐसा नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। जब 3 फायदे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो एक सीमित दायरे में रहकर अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। I want everyone to introspect. Can we ignore national interest? Can we sacrifice economic nationalism merely for fiscal gain? I have no doubt, no fiscal gain, irrespective of quantum,
can justify engaging in imports that are avoidable. और आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा तो लोग इसको ग्रहण करेंगे। रोजगार सृजन में हथकरघा के महत्व पर जोर देते हुए खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए उपराष्ट्रपति ने ऐसे उत्पादों के लिए पर्याप्त जो प्रोक्योरमेंट के मौके हैं उन्हें सुनिश्चित करने का आह्वान किया। भारत के कॉर्पोरेट से खासकर होटल उद्योग से हथकरघा उत्पादों का व्यापक रूप से उपयोग करने की अपील भी की। तो मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा कुटीर उद्योग, इसके सृजन की आवश्यकता है और रोजगार देने में जो ये कर सकता है, वी शुड फुल्ली एक्सप्लॉइट इट। This is an area of employment that will generate incremental situations. और महिलाओं के लिए विशेषकर ये एक नया आयाम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर से एक ही दिक्कत आती है, हम कर देंगे, बिकेगा कैसे, और बिकेगा तो हमें उसका उचित दाम मिले कि नहीं मिले। मेरा आग्रह रहेगा देश के कॉर्पोरेट घरानों से, और व्यापक उपयोग करते हैं, होटल इंडस्ट्री में करते हैं, वो यदि संकल्प ले तो भारतीयता को भी बढ़ावा होगा और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार को बढ़ोतरी के अंदर वो एक ऐसा गुणात्मक योगदान देंगे जो सर्वत्र सराहनीय होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंची। उनके दौरे का उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्यूजीलैंड पहुंचने पर कृषि, व्यापार, वानिकी, शिकार और मत्स्य पालन, साथ ही सहायक विदेश मंत्री टॉड मैकले और भारत के उच्चायुक्त नीता भूषण ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने न्यूजीलैंड और भारत के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने और साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। The New Zealand Education Conference offers a great opportunity to continue strengthening the ongoing cooperation in education and also for exploring newer areas of cooperation. With rapid advancement of technologies, our educational institutions may collaborate in digital education and technology integration, such as artificial intelligence and machine learning, vocational and skill-based training, climate and environment studies, cultural exchange programs, research and innovation. I am confident that the discussions and exchanges of this conference will pave the way for even stronger education ties. अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगी। वो न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थीं, जहां उन्होंने फिजी की संसद को संबोधित किया था। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी उन्होंने बातचीत की, नाडी के मंदिर में पूजा अर्चना की। आइए देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी यात्रा से जुड़ी झलकियां।
पारंपरिक रीति से मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को इस रूप से आप स्वागत किए, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। Namaskar, Nisamula. It is my great honor to meet you all, the elected representatives of Fiji, in this temple of democracy. I bring to you the greetings of 1.4 billion of your brothers and sisters in the largest democracy of the world, India. पिछले 24 घंटे में जब से मैं यहाँ फिजी में हूँ, इस खूबसूरत देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। फिजी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा 145 साल पुराना एक विशेष और स्थायी बंधन है। इसलिए यहाँ आप सबसे मिलना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव है। केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। सरकार ने बुधवार को 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें युवा वैज्ञानिकों के लिए 18 विज्ञान युवा पुरस्कार, 13 विज्ञान श्री पुरस्कार और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। इस बार प्रख्यात बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को विज्ञान टीम सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के लिए सरकारी निर्णय के बाद आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं। उनसे कम ब्याज पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। रिजर्व बैंक ने फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की सीमित राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को 2024-25 के लिए ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। वहीं समय पर लोन अदा करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अल्प अवधि ऋण लेने के लिए आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य होगा और संकटपूर्ण स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने से रोकने और गोदामों में उपज भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को फसल की कटाई के बाद 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज में छूट का लाभ भी मिलेगा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय प्लेयर्स के शानदार प्रदर्शन को तब झटका लगा जब विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में खेलने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट का वजन मानक से कुछ ग्राम, करीब 100 ग्राम ज्यादा निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना पर अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में सबसे चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज की हार दुख देती है। मैं चाहता हूं कि मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर सकूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप इससे उबर जाएंगी।
चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आए, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। साथ ही संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल से पहले विनेश को वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके विनेश ने फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं इस मामले पर संसद में भी गूंज सुनाई दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को तकनीकी आधार पर फाइनल में खेलने से अयोग्य घोषित किए जाने का भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में इस बारे में बयान दिया। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्यता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिक वजन के कारण अयोग्य करार देने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के समक्ष अपील दायर की है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. वहीं विनेश ने कुश्ती को सदा के लिए अलविदा कर दिया है। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कही है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मां कुश्ती से मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही है। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक आप सबकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2024 को वर्तमान और पूर्व भारतीय राष्ट्रपतियों को दिए गए 250 उपहारों की ऑनलाइन नीलामी के लिए ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया। नीलामी से प्राप्त होने वाली सारी आय बच्चों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी और जो भी इन उपहारों को लेना चाहते हैं वो लोग ई उपहार पोर्टल पर अपनी बोलियां लगा सकते हैं। ये बोलियां 5 अगस्त से शुरू हुई हैं और 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़े एक वीडियो के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।